देखिए दोस्तों, इको टॉक्सिकोलॉजी का एक एमसीक्यू हमने कल डाला था और फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, ये दूसरा पार्ट है इसका। जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे। पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट मिलेंगे। तो पहला सवाल है ऑर्गेनो फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी पर। मैकेनिज़्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत इजी वे में हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज एजिंग रेफर, एजिंग का क्या मतलब है ऑर्गेनो फॉस्फोरस टॉक्सिसिटी में। तो बायोडिग्रेडेशन होता है, उसे कहा जा रहा है। इरिवर्सिबल लॉस होता है लिविंग ग्रुप का, जो एंजाइम यानी कि जिस पर वो अटैक कर रहा है उसका एंजाइम और इंसेक्टिसाइड का एक परमानेंट बॉन्ड बन जाता है। नर्वस टिश्यू में सेनेसेंस करता है, या एसिटाइल क्लोरिनेस्टेट जो है हमारा, उसको ये ब्रेक कर देता है। ये एक एंजाइम है, ACH कहते हैं इसे। क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बी है। ये बी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। देखिए स्टोरी कुछ ये है कि ये हमारा एंजाइम है। देखिए सबसे पहली बात, ये जो कहानी हो रही है समझिए, ये इंसेक्टिसाइड की बात हो रही है, यानी इंसेक्ट की बात हो रही है। तो इनके ऊपर हम सारा मैकेनिज्म समझेंगे। अब बात ये आती है कि जो एसिटाइल क्लोनीस्टेरेज है, ये जो एंजाइम है, क्या होता है कि OPP यानी ऑर्गेनो फॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स, OPP जो हैं वो आते हैं, इसको घेर लेते हैं। अब ये घेर लेते हैं तो यानी कि ये क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये ब्लॉक हो गया। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम क्या होता है कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ये क्या करता है, ये जो एसिटाइल कोलिन है हमारा, ACH, उसको ये एसिटिक एसिड और कोलिन में बदलता है। तो इससे क्या होता है, जब ये बार बार इसको तोड़ता रहता है तो जो हमारा न्यूरोट्रांसमिशन है वो अच्छे से होता रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जब ये हमारा इसको ब्लॉक नहीं करेगा तो क्या होगा कि जो न्यूरॉन है उनका फ्लो लगातार चलता रहता है। अब होता क्या है कि इसने ये काम किया, लेकिन इसको OPP ने अब ब्लॉक कर दिया, तो अब ये काम नहीं कर पाएगा। यानी जो न्यूरो ट्रांसमिशन है उसमें जो इंसेक्ट है, वो उसका जो न्यूरॉन ट्रांसमिट होता था, अब उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि OPP आप देख सकते हैं एक परमानेंट बॉन्ड बना देता है उस एंजाइम के साथ। अब ये इसके वर्किंग में हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। अब नर्व की जो सिग्नलिंग है, यानी जो नर्वस सिग्नल है, वो इंसेक्ट में वीक हो जाएगा, क्रम्बल कर जाएगा, इंसेक्ट पैरालाइज कर सकता है। अब इसे ही एजिंग कहा गया। एजिंग क्यों? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम में परमानेंट चेंज आते हैं। आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हड्डियाँ वीक हो रही हैं, और रिवर्स करना उसको इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है एजिंग। तो सिंपल सी कहानी है कि ये एक इरिवर्सिबल लॉस करता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एजिंग करता है इंसेक्टिसाइड में। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और देख लेते हैं। तो एक फैक्ट है, OPP हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी से दूर रहते हैं और नॉन वोलाटाइल है नेचर में। तो इनको हटाने का एक तरीका है, वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड की मदद से भी OPP को हटाया जा सकता है। दूसरा सवाल हमारा फिर OPP पर है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है, ये ह्यूमंस में अगर आप दिक्कत करेगा। अब ह्यूमंस के लिए सवाल है। देखिए कई चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ इंसेक्ट की, वो ह्यूमन पर भी होती है, लेकिन इसके दो व्यूज़ हैं। कुछ स्टडी कहती हैं 10 to 20% हो रहा है, कुछ कहती हैं नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ह्यूमंस के लिए, वो कम स्तर पर, बहुत ही लो लेवल पर, मे बी दे आर विजिबल, हो सकता है कि वो ऑथेंटिक ना हो। तो इसके लिए दो व्यूज़ हैं। तो देखते हैं कि ये क्या ह्यूमंस में करता है। तो क्लिनिकल जो है चीज़ें, आप उसको समझिए। इसे हम कहते हैं मसल फैस्कुलेशन। तो ये क्या होता है, मायोसिस क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होने लगता है, यानी कि जो आपकी मसल्स हैं उनका कंट्रोल आपके ब्रेन से या आपसे, आप जो भी कह लीजिए, वो कम होने लगता है और वो कभी भी कोई भी मूवमेंट करती है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आप देखेंगे ब्लेफेरोस्पैज्म में, इसमें क्या है कि आईलिड जो है, पुतलियाँ आँखों की, आपने देखा होगा कई लोगों की पलक झपकती रहती है, वो रोकना चाहें तो भी नहीं रोक पाते हैं। या आप देख सकते हैं कि जो पैर है हमारे, उसके पीछे भी एकदम से मसल दर्द करने लग जाएगी। उसके अलावा हाथों में भी ये होता है। ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, जिसे हाइपर रेफ्लेक्सिया ऑलरेडी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें करता है ह्यूमन में OPP यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड। अब इसी पे एक और सवाल है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड पे अगर आएगा तो ये केमिकल क्लास इसकी क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी केमिकल क्लास, ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है, डेरिवेटिव ऑफ
फॉस्फोरिक यानी H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है। आप देख सकते हैं एक P है, O 4 है, तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो एक P है और O जो है 4 होंगे, O 4 है, लेकिन 3 H जो हैं हाइड्रोजन वो रिप्लेस हो जाते हैं किसी नई वस्तु से, यानी जो 3 हाइड्रोजन है वो 3 R यानी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए। ये एल्काइल ग्रुप में एस्टर भी आ सकता है, एमाइड भी आ सकता है, नाइट्रोजन का थायोल भी आ सकता है, सल्फर का एक फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसको ये कहा गया है। देखिए कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ को हम समझ सकते हैं। अगला सवाल आता है कि अगर कार्बामेट आ जाए, कार्बामेट भी एक इंसेक्टिसाइड का क्लास है, तो ये क्या करते हैं जब ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, तो ये सबसे पहली दिक्कत क्या करते हैं। देखिए ये जो सबसे पहली दिक्कत करते हैं वो करते हैं बी रैपिड हाइड्रोलिसिस, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ये ब्रेक करने लग जाएंगे और वाटर जितना भी है उस इंसेक्ट का वो खींच लेते हैं। इस वजह से पानी कम होता है, तो आपको पता है ह्यूमंस में भी वही सेम प्रॉब्लम होता है, तो एक्सक्रीशन होने लगेगा और उस वजह से ये दिक्कत आ जाएगी। जो मेन कार्बामेट्स हैं एल्डी कार्ब, कार्बारिल, कार्बोफ्यूरॉन, फेरमैम एंड कैप्टेन है, ध्यान रखिएगा ये पोलर होते हैं, चार्ज होता है, वाटर में हाईली सॉल्युबल हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इंसेक्ट में ये धमाल मचाते हैं। दूसरा सवाल एक कार्बामेट पे देखते हैं कि प्लांट में अब इनका क्या, इंसेक्टिसाइड का हमने देख लिया भाई, ठीक है, एक्सक्रीशन होने लगता है, पानी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। प्लांट में ये ऐसा क्या करते हैं, तो प्लांट में ये क्या करते हैं, ये ना ही ब्रेक डाउन करते हैं, ना ही ये प्रोटीन के साथ कोई रेसिड्यू बनाते हैं और ना ही ये लीव्स में एब्जॉर्ब होते हैं, ये रूट में जाते हैं, ध्यान रखिएगा रूट में जाते हैं और एपोप्लास्टिक मूवमेंट करते हैं। एपोप्लास्टिक क्या होता है, जो सेल वॉल है उससे जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं एपोप्लास्टिक। आगे देखते हैं तो ये आप देखेंगे अगर, तो ये आप फिगर देखिए, ये कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये एपोप्लास्टिक है, ग्रीन कलर का मूवमेंट, और जो ब्लैक कलर का मूवमेंट है वो सिम्प्लास्टिक है। तो सिम्प्लास्टिक मतलब साइटोप्लाज्म से जो हो, तो सेल वॉल से देखेंगे आप किनारे किनारे जो कार्बामेट के लाल लाल छर्रे आपको दिख रहे हैं, कैसे किनारे किनारे, और आखिर में जाइलम और फ्लोएम जो दोनों टिश्यू हैं उनमें किसी में भी कहीं भी ये जा सकते हैं। अब हुआ क्या, जब ये रूट में गए, ये रूट में अटैक कर रहे हैं, तो रूट में गए तो सिंपल सी बात है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाएंगे और जो रॉस है रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज़ उनको बढ़ाएंगे और दिक्कत होगा प्लांट के लिए, ग्रोथ में दिक्कत होगा, सीड जर्मिनेशन में दिक्कत होगा और प्लांट ओवरऑल जो है उसकी ग्रोथ अल्टीमेटली रुक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब इंटरकनेक्टेड कहानी है, तो ध्यान रखिएगा। ये प्लांट में क्या करेंगे, रूट में जाएंगे, लेकिन जब इंसेक्ट की बारी आएगी तो इनका अटैकिंग मोड थोड़ा सा दूसरा है। कार्बामेट को कहा जाता है कि ऑर्गेनोक्लोरीन जो है उनके मुकाबले कम नुकसानदायक, कम घातक है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, दे डिग्रेड रैपिडली, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं और बायो एक्यूमुलेशन लिमिटेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं पायरिथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड, ये भी एक टाइप है। अब इनका ओहो फिर से इसमें आंसर आ गया, तो ये रोज़ गलतियां हो रही है मुझसे, कोई बात नहीं, इसका आंसर सी है, आप देख सकते हैं, प्रोलॉन्गिंग द ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन। तो ये क्या कहानी है, इसको सिंपल आपको समझाया जाए तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले जो है पायरिथ्रॉइड आप देख सकते हैं, एक्चुअली इसकी स्टोरी ये है कि जो पायरिथ्रिन है वो एक फ्लावर होता है, ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये क्रिसैंथेमम जो है हमारा वो प्लांट है, और ये जो फ्लावर है ना, इसका जो प्लांट होता है ये नेचुरली एक ऐसी चीज़ को ग्रो करता है जो किल कर देता है इंसेक्ट को। इसी प्लांट से डिराइव करके बनाया गया है ये केमिकल, इसलिए इसका नाम भी है पायरिथ्रिन, ये आप देख सकते हैं। अब स्टोरी पे आते हैं, मैकेनिज्म पे आते हैं। तो ये एक इंसेक्ट है, इंसेक्टिसाइड पेस्ट की बात हो रही है, किसी भी जीवाणु की बात नहीं हो रही है, कीटाणुओं की भी बात नहीं हो रही है, इंसेक्ट की बात हो रही है। अब इंसेक्ट है, उसका एक नर्वस सेल होगा, नर्व सेल होगा, सिंपल सी बात है जैसे हमारे अंदर है। अब होता क्या है कि ये जो नर्व सेल है इसका एक गेटवे है, मतलब एक गेट है, चैनल है। सोडियम आप देखेंगे कि आयंस के ही चैनल बनते हैं ह्यूमंस में भी, इनमें भी, तो ये आपके लिए एक कॉमन चीज़ है क्यों आयंस हमें लेने को कहा जाता है बॉडी में। तो सोडियम जो आयन होता है वो एक चैनल बनाता है, एक गेटवे बनाता है। ये गेट खुलता है, बंद होता है, गेट का मतलब खुलना बंद होना। और नर्व जो नर्व हैं यहाँ पर, उनमें सिग्नल आता जाता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है। अगर ये परमानेंट बंद हो जाए तो क्या होगा, सिग्नल आएगा ही नहीं, यानी कि इसको भूख लगी, इसको चोट लगी, कोई सिग्नल पहुँचेगा ही नहीं। और दूसरी बात है, अगर ये परमानेंट खुला रह जाए तो
तो बहुत ज़्यादा सिग्नल जाएंगे, लगातार जाते जाएंगे, दिक्कत है। यही काम करता है हमारा पायरेथ्रॉइड। ये इंसेक्ट में जाएगा, इस सोडियम चैनल को जिसको खुलना और बंद होना चाहिए उसको परमानेंट खोल देगा। देखिए आप, ये हाथ से हम दिखा रहे हैं कैसे इसने परमानेंट सोडियम चैनल को खोल दिया। अब जब परमानेंट खोल दिया तो सिग्नल जा ही रहे हैं, तो ये वीक होने लगता है हमारा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये हमारा वीक होने लगता है। और इतने ज़्यादा सिग्नल होने पे ब्रेन इसको एक्यूमुलेट ही नहीं कर पाता। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर एक्साइटेबिलिटी। बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है हमारा सेल, ब्रेन, ओवरऑल बॉडी, और फिर इस वजह से पैरालिसिस होता है और अंत में पेस्ट मर जाता है। तो ये तरीका है पायरेथ्रॉइड कैसे काम करता है। तो अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट और कंटामिनेंट कैसे अटैक कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये समझना एक इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम इस मैकेनिज़्म को समझते हैं तो ह्यूमन में अगर ये कल को कोई दिक्कत करते हैं तो उस मैकेनिज़्म को पकड़ा जा सकता है और तभी इनकी दवा बन पाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। तो वन ऑफ द की इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस क्या है? तो की इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस अगेन से वही है कि जो बी है हमारा, यानी रैपिड बायोडिग्रेडेशन होता है, जल्दी ही ये ख़त्म हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ये दिक्कत नहीं करते। ठीक है, तो ये एडवांटेज है इनका। करते हैं इंसेक्ट के लिए दिक्कत, हमारे लिए करना चाहिए, लेकिन क्योंकि डिग्रेड हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करते। अब आते हैं एंटी कोगुलेंट रोडेंटिसाइड। रोडेंट्स का मतलब आप जानते होंगे, चूहे को जो मारना है उसे रोडेंटिसाइड कहते हैं। और रोडेंट्स को मारते समय एंटी कोगुलेंट कैसे काम करता है, ये इनमें से किस प्रोसेस पे जाता है? यहाँ ध्यान रखिएगा, चूहे की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, विटामिन के की साइकिल को ये जो है तबाह कर देता है। कैसे? देखते हैं। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग आपको पता है, खून का थक्का जमना। अगर खून बहता जाएगा तो इंसेक्ट हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, मर जाएगा। तो होता क्या है, इंसेक्ट में जो ये खून का थक्का जमता है वो विटामिन के द्वारा बनता है। विटामिन के का बहुत अहम रोल है। लेकिन इस विटामिन के को रिसाइकिल करता है एक विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। ये एंजाइम जो है क्या करता है, विटामिन के जो कि क्लॉटिंग करवाता है उसको ये रिसाइकिल करता है। और ये जो हमारे भाई साहब हैं, यानी एंटी कोगुलेंट रोडेंटिसाइड, ये आते हैं, ये इसी रिसाइकलिंग के प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। अब विटामिन के कुछ समय तक तो क्लॉटिंग करता है, लेकिन इसको भी अब रिसाइकिल होना है, विटामिन के को रिचार्ज होना है, वापस से बनना है। और ये प्रोसेस, ये जो एंजाइम करता है, ये इसको ब्लॉक कर देते हैं। अंत में खून कभी भी अगर किसी भी इंसेक्ट का बहेगा, पेस्ट का, तो फिर वहाँ क्लॉटिंग नहीं होती और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था पीओपी का। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कहानी क्या है। अगले सवाल पे अगर हम चलें तो प्राइमरी जो है वो तो एंटी कोगुलेंट का आपने देख लिया तरीका क्या है। सेकेंडरी पॉइजनिंग का क्या रिस्क हो सकता है एंटी कोगुलेंट का? क्योंकि जब ये मारेगा जिसको, तो क्या उसके बाद उसकी बॉडी में रह जाएगा? बिल्कुल साहब रह जाएगा। प्रीडेटर्स जिन्होंने इसको धारण किया है, वो जो प्रीडेटर हैं, वो भी, प्रीडेटर का मतलब जो चूहा मरा, तो प्रे और प्रीडेटर आप जानते हैं। तो ये जो प्रीडेटर है, यानी ये जो प्रे को खा रहे हैं, जो चूहे को खा रहा है, चाहे बिल्ली हो चाहे ईगल हो, उनमें भी पॉइजनिंग हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। यही है फूड चेन में कैसे ये आ रहे हैं और कैसे इन्हें हमें समझना है, यही इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट सर्फेक्टेंट? देखिए, डिटर्जेंट भी एक पीओपी है, ध्यान रखिएगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। तो आंसर है इसका क्या, ये आप हमें कमेंट करिए, और अगर आपको नहीं पता होगा तो हम आपको बताएंगे। और आप इसके बाद जो सिंपल सवाल है, ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बच्चे को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, ये भी मैं नहीं बता रहा, आप कमेंट करके हमें बताइए। एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। पिछला वीडियो ज़रूर देखिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।